जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बिहारी स्टडी पे। दोस्तों, आज हम सेट नंबर 2 बिहार दरोगा मेंस का डिस्कशन कराएंगे। एडोटेरिया स्पेशल डिस्कशन सेट नंबर 2। जितने भी स्टूडेंट सेट नंबर 1 डिस्कशन नहीं देखे हैं वह प्ले लिस्ट में जाके सेट नंबर 1 डिस्कशन देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर सेट नंबर 1 का जो है लिंक जो है पिन कर दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, बिना समय गवाए अपने टॉपिक पे आगे चलेंगे और आपके साथ आपके सामने सेट नंबर 2 का डिस्कशन फुल्ली डिस्कशन कराएंगे। दोस्तों, इनका इसमें यह नियम है। चलिए दोस्तों, मैं आपको नियम समझा दूं। यहाँ पे इसका ये नियम है, इस अभ्यास श्रृंखला में कुल 100 प्रश्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद सभी प्रश्नों के अंक समान है। उसके बाद प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक आपका काट लिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट ये सेट को अभी हमारे साथ डिस्कशन करेंगे वह अपने सामने एक कॉपी रखेंगे, जिनमें आपका जो सही हो रहा है उनमें अपना नंबर देते जाइए, 2 नंबर, और यदि 4 गलत हुआ तो 1 नंबर काट लीजिए। और टोटल लास्ट में अपना रो स्कोर हमें अवश्य बताइएगा। रो स्कोर अपना बताना ना भूलिएगा। दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए अपने टॉपिक पे आगे चलते हैं और आपके सामने बिहार दरोगा मेंस एडोटेरिया का फुल्ली डिस्कशन सेट नंबर 2 लेके आए हैं, उनका डिस्कशन कराते हैं। दोस्तों, हमारा यह लक्ष्य है कि आपका मेंस हर हालत में निकाले। तो दोस्तों, हमारे एक छोटा सा लक्ष्य जो है कि हम 15 सेट 15 दिन में आपको करवाएंगे, जिनका एक सेट हो चुका है, आज दूसरा सेट है, और आपका मेंस एग्जाम आप जानते हैं आपका कब है। तो तब तक में 15 सेट कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, टेंशन नहीं लेना, आप हर एक सेट हमारे साथ करें। दोस्तों, इसी तरह नोटिफिकेशन और सेट प्रैक्टिस लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और आपके सामने क्वेश्चन का बौछार करते हैं और आप सब जवाब देते रहिएगा। जितना सही हुआ, एक सही पे 2 नंबर अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और 4 गलत पे 1 नंबर अपना माइनस कीजिएगा, और लास्ट में अपना रो स्कोर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक मज़ेदार क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? चलिए फटाफट अपना अपना आंसर दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, ए का हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा 1 का डी, चित्रलिपि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। जी हाँ दोस्तों, शायद यह क्वेश्चन आपके लूसेंट में नहीं है हमारे ख्याल से, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या है कि अधिकतर स्टूडेंट लूसेंट का ही अध्ययन करते हैं, और लूसेंट में यह क्वेश्चन नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है। तो हमारे ख्याल से दोस्तों, चलिए इसका आंसर है चित्रलिपि। ठीक है, चित्रलिपि। चलिए आगे चलते हैं और आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। 2 नंबर का जवाब दीजिए। गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। इसमें से असत्य क्या है? चलिए दोस्तों, पहचान करें और ऑप्शन आंसर का जवाब दें। नंबर 2 का आंसर है डी। इस काल में जंगली भूमि को खील कहा जाता था। गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में जो है क्या सत्य? तो गुप्तकालीन काल में जंगली भूमि को खील कहा जाता था। दोस्तों, आज का क्या कटअप है मैं आपको बता दूं। हर श्रेणी की महिला के लिए 65 प्लस आ रहा है, तो आप सेफ हैं आज के कटअप के अनुसार। और हर श्रेणी के पुरुष के लिए 70 प्लस आ रहा है, तो आप सेफ हैं आज के कटअप के अनुसार। महिला के लिए, हर श्रेणी की महिला के लिए 65, हर श्रेणी की पुरुष के लिए जो है 70। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन थे? फटाफट जवाब देते जाइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि के रचनाकार थे तिरुत्तकुवादेव। जी हाँ दोस्तों,
तरुत्कुआदेव, तिरुत्कक्कादेवर। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा लटपटा नाम रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, तरुत्कक्कादेवर। चलिए आगे चलते हैं, बिना समय गवाए आगे चलते हैं और आपके सामने और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का बौछार लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? चलिए इनका जवाब दे और अपने कॉपी में दे और लास्ट में अपना रोल स्कोर अवश्य बताएं, आप कट ऑफ पार किए या नहीं। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बंदरगाह, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। इसका आंसर हो जाएगा ए। 4 का ए। 5 का है शेख अहमद सरहिंदी निम्न में से किनके समकालीन थे? शेख अहमद सरहिंदी किसके समकालीन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, अकबर के समकालीन थे। शेख अहमद सरहिंदी अकबर के समकालीन थे। चलिए फटाफट आगे चलते हैं और अपना अपना जवाब देते जाइए। सूची 1 और 2 को सही सुमेलित करें। सूची 1 बलवन, अकबर, फिरोज तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। और सूची 2 रोजगार के दफ्तर की स्थापना, चिलगानी का अंत, मूल्य नियंत्रण, दास प्रथा का अंत। किसने क्या किया? तो इनका आंसर आप दे सकते हैं, यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ आपका ABCD में। तो दोस्तों मैं आपको इनका आंसर ही बता दूं, 6 का आंसर होगा बी, यानी कि बलवन हो जाएगा, चिहलगानी का अंत किया था बलवन। उसके बाद बी का अकबर हो जाएगा, दास प्रथा का अंत हो जाएगा। उसके बाद फिरोज तुगलक हो जाएगा, रोजगार के दफ्तर की स्थापना किया था। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, मूल नियंत्रण। चलिए आगे चलते हैं और आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बौछार करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहे, तभी आपको बहुत फायदा पहुंचने वाला है। और वीडियो को शेयर करें, जितने स्टूडेंट तक वीडियो पहुंचाइएगा उतने स्टूडेंट को बहुत ही फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वप्रथम जिले में पुलिस थाना की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत में सर्वप्रथम जिले में पुलिस थाना की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, कॉर्नवालिस। जिले में पुलिस थाना की स्थापना क्या था? कॉर्नवालिस। ए, 7 का ए। आगे चलते हैं 8 का, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? बताइए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 9, भील विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? भील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा भील विद्रोह आंसर हुआ बी, पश्चिमी घाट। 9 का बी, पश्चिमी घाट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। 1857 की विद्रोह के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। चलिए फटाफट इनका आंसर बताइए, इनका आंसर क्या होगा? तो इनका आंसर असत्य है, डी हो जाएगा असत्य। और ABC 1857 की क्रांति के अनुसार ABC सही है, डी गलत है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, तब आपको 100% काफ़ी फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर धर्म संवाद संसद में भाग लिया था? 1893। तो 11 का आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। यह क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा आंसर बी, शिकागो। आगे चलिए
आगे है दोस्तों, यह शिकागो किस देश में है, ये आप हमें मैसेज करके अवश्य बताइए। चलिए आगे चलते हैं और आगे क्या है 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट किस लोकप्रिय समाचार पत्र को लक्ष्य करके लाया गया था? वर्नकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। और किसको लक्ष्य करके लाया गया था, यानी कि किसके विरुद्ध लाया गया था? तो 12 का आंसर होगा सी, सोम प्रकाश। 12 का सी, सोम प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं पास करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी, राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन। राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एडोटेरिया का स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस रेडियो एक्टिव श्रेणी के रूप में माना जाता है? बताइए, अक्रिय गैस कौन सा अक्रिय गैस है जो रेडियो एक्टिव श्रेणी के रूप में माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा बी, रेडोन। क्वेश्चन नंबर 14 का बी, रेडोन। किस जहाज के कर्मचारियों ने 1946 ईस्वी में शाही नौसेना के विरुद्ध विद्रोह किया था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का शाही नौसेना के विरुद्ध विद्रोह किया था किस कर्मचारी ने? क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ए, एन एस तलवार। एन एस तलवार। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने के पानी का रासायनिक सूत्र बताइए। तो इनका आंसर फटाफट आप सभी दीजिए। और 17 का आंसर हो जाएगा सी, CaOH2। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र है CaOH2, हॉल OH2। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किस आयोग द्वारा किया जाता है? चलिए 18 का आंसर बताइए। 18 का आंसर हो जाएगा परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं इसी तरह 19, क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार भारत की कौन सी पक्षी संकटग्रस्त है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दरोगा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, दरोगा मेंस में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा चिरफिजेंट। चिरफिजेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषण कौन है? निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषण कौन है? इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आप सभी जवाब दीजिए अपने कॉपी में, और लास्ट में अपना रो स्कोर नेगेटिव काट के हमें अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। 21, कार में बैठा यात्री कार के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाता है, इसकी सही व्याख्या करता है। मतलब क्या, कौन सा नियम के, कौन सा यह नियम है जो कार में बैठा आदमी अचानक कार खुलने पर पीछे की ओर गिर जाता है? किस नियम, कौन सा नियम जो है इसका व्याख्या करें? तो 21 का हो जाएगा डी, न्यूटन का प्रथम गति नियम। चलिए 22 का है, सोलर सेलों के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? सौर सेलों का
निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आप हमें यह बताइए 22 का जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और एक सिलिकॉन वैली आप सुने होंगे, सिलिकॉन वैली, तो यह कहाँ है ये बताइए, सिलिकॉन वैली। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 23 का प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर डी होगा, 17 मीटर। आगे चलते हैं और आगे इसी तरह सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं और आपको अधिक से अधिक लाभ पहुँचे, इनका यह प्रयास हमारी ओर से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत बल्ब के तंतु यानी कि फिलामेंट का गलनांक लगभग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 24 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? सी होगा, 35,000 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे चलते हैं और आगे इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। राशि और मात्रक, बल, वेग, संवेग, त्वरण, घनत्व। आगे है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर घन मीटर, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बल का हो जाएगा न्यूटन और वेग का हो जाएगा मीटर सेकेंड। उसके बाद संवेग का हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसके बाद घनत्व का हो जाएगा किलोग्राम धन मीटर। आगे चलते हैं इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को धाराशाही करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहे, तभी आपको कुछ फायदा होगा। गन्ने के शक्कर से सिसका बनाने में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? चलिए दोस्तों, गन्ने के शक्कर से सिरका बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? 26 का आंसर दीजिए आप सब। 26 का हो जाएगा बी, माइकोडमी एसिड। माइकोडमी एसिड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 27, धातु और अयस्क। एक तरफ धातु है, एक तरफ अयस्क है, आप इसका मिलान करें। चलिए 27 का क्वेश्चन पढ़िए। 27 का क्या है? 27 का आंसर है होगा ए, यानी कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होगा डोलोमाइट। मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट। उसके बाद तांबा का, उसके बाद बी बी का हो जाएगा एजुराइट, यानी कि तांबा का हो जाएगा एजुराइट। तांबा का एजुराइट। टीन का हो जाएगा केसिटेराइट। टीन का अयस्क केसिटेराइट। और जस्ता का अयस्क हो जाएगा केलामाइन। जस्ता का अयस्क केलामाइन। चलिए इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को धाराशाही करते हैं हम और आप मिलकर। चलिए, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीला थोथा। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर बताइए आप लोग। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा ए, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट। आगे चलते हैं इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसका है कठोर जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कठोर जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है कठोरता दूर करने के लिए कठोर जल का। क्वेश्चन नंबर 30। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 तक हम पहुंच गए। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और चैनल को शेयर अवश्य करें। जितने ग्रुप में हो सके उतने ग्रुप में आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक
विद्यार्थी को लाभ पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 30 है, धूप के चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच, ऑप्शन डी। 30 का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को धाराशाही करते हैं। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को धाराशाही ना कर दे हम और आप मिलके, तो फिर आप हमें बोलिएगा। एडोटेरिया सेट प्रैक्टिस स्पेशल सेट नंबर 2 आपके सामने। सेट नंबर 1 जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके सेट नंबर 1 इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है। एडोटेरिया सेट नंबर 1 आप उन्हें भी अवश्य देखें, या फिर आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इसका आंसर बताइए। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में जो है संश्लेषित होता है। आगे है 32 का, दूध के पाश्चुराइजेशन हेतु कितने तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा और दूर कर दूं। हाँ, दूध के पाश्चुराइजेशन हेतु कितने तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? इसका आंसर बताइए। 32 का आंसर 32 का हो जाएगा सी, 65 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसी तरह आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को धराशाही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पौधों को प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इन चारों में से एक ऑप्शन आप बताइए। 33 का आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी। 33 का आंसर होगा बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आवश्यकता पौधों को प्रकाश संश्लेषण के समय नहीं होती है। 34, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? 34 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? फटाफट आंसर दे। 34 का आंसर होगा ए। 34 का आंसर होगा ए, बटरवॉट। बटरवॉट। आगे चलते हैं सूची 1 और सूची 2। 35, एक तरफ फल है और एक तरफ खाने योग्य भाग, फल का खाने योग्य भाग। तो दोस्तों एक तरफ आपको आम, सेब, टमाटर, लीची है और उनका खाने योग्य भाग है। आप हमें ये बताइए किनका क्या होगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। इनका आंसर आप हमें बताइए। 35 का आंसर हो जाएगा 35 का आंसर हो जाएगा सी। 35 का आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, 35 का आंसर सी हो जाएगा। और चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ए का, आम का खाने योग्य भाग क्या होता है? मध्य फल भित्ति। और सेब का खाने योग्य भाग गुद्देदार पुष्पासन। उसके बाद टमाटर के खाने योग्य भाग बेरी। टमाटर के खाने योग्य भाग जो है वह बेरी होता है। और लीची खाने योग्य भाग गुदेदार एरिल। यहाँ पे टमाटर की खाने योग्य भाग जो है बेरी होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी तरह और क्वेश्चन को धाराशाही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दीजिए आप। 36 का क्वेश्चन है, ग्वाइटर नामक बीमारी मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? ग्वाइटर नामक बीमारी मनुष्य में किनके कारण होती है? 36 का आंसर हो जाएगा आयोडीन के कारण। आयोडीन की कमी यदि आप में होती है तो सोचिए आप में
ग्वाइटर नामक बीमारी हो गई। आगे चलते हैं। उल्टी का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उल्टी का नियंत्रण जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? 37 का आंसर होगा डी, मेडुला ओब्लांगेटा। 37 का डी। आगे चलते हैं और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से के सामना करते हैं हम और आप। मानव रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मानव रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 38 का जो सही नहीं है वह बी है और बाकी सब सही है। तो दोस्तों मैं आपको सही बता दूं कि मानव रक्त के संबंध में सही कौन कौन है। ए सही है, यह तरल संयोजी ऊतक है। सी सही है, फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा सेरम कहलाता है। डी सही है, आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। चलिए आगे चलते हैं और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को धाराशाही करते हैं हम और आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 है, पशुओं का वीर्य का भंडारण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा तरल नाइट्रोजन। तरल नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह आपके एग्जाम में संभावना है 65% संभावना है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है। तो 40 का आंसर क्या होगा यह आप हमें बताना ना भूलें। 40 का होगा बी, कोचीन। जी हाँ, 40 का बी, कोचीन। 40 का बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सेल समूह की चट्टानें खनिज पदार्थों की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है? निम्नलिखित में से किस सेल समूह की चट्टानें खनिज पदार्थों की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा सी, धारवाड़ सेल समूह। 41 का सी हो जाएगा। चलिए 42 का बताइए फटाफट। 42 का है, केदारनाथ पर्वत शिखर हिमालय के किस भाग में स्थित है? केदारनाथ पर्वत शिखर हिमालय के किस भाग में है? 42 का हो जाएगा डी, कुमायूं हिमालय में केदारनाथ है। कुमायूं हिमालय का भाग है केदारनाथ। आगे चलते हैं। 43, सूची 1 सूची 2 प्रमुख नदी और सहायक नदी आपको बताना है। एक तरफ है चंबल, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती। एक तरफ है संकोश, अनेर, सिंधु और काली सिंध। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करें। 43 नंबर का होगा ए। 43 का ए होगा, चंबल की सहायक है काली सिंध। चंबल की सहायक काली सिंध। उसके बाद यमुना की सहायक सिंध। यमुना की सहायक सिंध। आगे है ब्रह्मपुत्र की सहायक संकोश और है ताप्ती की सहायक अनेर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है सहायक नदी, यह दरोगा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर फटाफट आप सभी हमें बताइए। 44 का है, निम्न में से कौन सा मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? आपको बताना है इन निम्न 4 माटी में एक माटी का नाम जो कपास की खेती के लिए लाभदायक है। 44 का आंसर फटाफट दीजिए। 44 का होगा ए, काली मिट्टी। कपास की
खेती के लिए लाभदायक माटी काली मिट्टी। चलिए आगे चलते हैं। 45 कोयला तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो फटाफट इनका जवाब दीजिए। 45 का होगा बी गुजरात। कोयला तेल शोधक कारखाना गुजरात में स्थित है। आगे है जनगणना से एकदम क्वेश्चन आपके दरोगा के एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम पूछा जाएगा ही। 46 का है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र को घटते क्रम में सजाए। 46 का आंसर क्या होगा? आप सजा के हमें बताइए। 46 का हो जाएगा बी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर। चलिए आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को धराशायी करते हैं। 46 के बाद हो जाएगा, 46 के बाद है 47। 47 का जवाब देना ना भूले। 47 का क्वेश्चन है बारगी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बारगी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? 47 का आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 48 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक तरफ रेगिस्तान और एक तरफ महाद्वीप। तो फटाफट आप लोग 48 का आंसर दीजिए। 48 का आंसर क्या होगा? 48 का डी होगा, सभी सुमेलित है। गोबी एशिया, कालाहारी अफ्रीका, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। इस निम्न 4 में से एक असत्य कौन सा है, उनका पहचान करें। 49 का डी असत्य है और ए बी सी सत्य है। चिली विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है, एकदम सही है। विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य मतलब देश चिली। और वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में यह क्वेश्चन या प्रश्न पूछा जाता है। 50 का आंसर आप लोग दीजिए। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पे है? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। आगे चलते हैं। 51 है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 51 का आंसर दीजिए। 51 का हो जाएगा ए 1833 का चार्टर अधिनियम। चलिए दोस्तों इसी तरह आगे चलते हैं और आप और हम मिलकर क्वेश्चन को धाराशाही करते हैं। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है? 52 का आंसर है सी मंत्रिपरिषद। आगे चलते हैं, इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को धाराशाही करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के द्वारा आपको दरोगा मेंस की तैयारी कराया जाएगा और आपको सफलता हासिल करवाने में एक सहयोग, छोटा सा सहयोग हमारे चैनल के द्वारा आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, 100% आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। 53 निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है? इनमें से कौन सा स्वतंत्रता आपके संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है? तो इनका आंसर हो जाएगा 53 का आंसर होगा डी
अफसर की स्वतंत्रता जो है प्रस्तावना में नहीं दी गई है। अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता है, बट अफसर का नहीं दिया गया है किसमें, प्रस्तावना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का गलत मिलान है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध में गलत जोड़े कौन सा है, आप उसे खोजें और हमें बताएं। क्वेश्चन 54 का आंसर क्या है, 54 का गलत जोड़ा हो जाएगा बी। क्वेश्चन 54 का बी, ऑस्ट्रेलिया संपत्ति सूची, यह सही है। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह भी सही है। आयरलैंड राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये भी सही है, बट कनाडा गलत है, बी गलत है। आगे चलते हैं, इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को धाराशाही करते हैं हम और आप मिलकर। चलिए इसी तरह यहाँ पे एक और सूची आया है, सूची 1 सूची 2 में है अनुसूची और प्रावधान। तो इनका आंसर आप बताइए। 55 का आंसर क्या होगा, आप हमें जरूर बताइए। 55 का आंसर ये होगा, यानी कि द्वितीय अनुसूची में है वेतन, पेंशन एवं भत्ता। ठीक है, 55 का ये होगा। उसके बाद बी, यानी कि तृतीय अनुसूची में है शपथ ग्रहण, तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण। उसके बाद षष्ठ अनुसूची में, षष्ठी अनुसूची में है जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 8वीं अनुसूची में है भाषाई प्रावधान। चलिए इसी तरह आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डील करते हैं। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। 56 का आंसर फटाफट आप हमें दीजिए। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। 56 का हो जाएगा डी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत बिहार आता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आपको संख्या में बताना है कि कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है अब तक। 57 का 57 का आंसर हो जाएगा डी, 6 राष्ट्रपति को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 58 का है, निम्नलिखित कथनों में से किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है। 58 का आंसर दीजिए। 58 का आंसर होगा ए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। चलिए 59 का है, निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है, यानी कि भारित नहीं है। चलिए 59 का, भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है, किसका वेतन, भत्ता। तो महान्यायवादी का वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है। राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये सब का जो है संचित निधि से भत्ता मिलता है और वेतन भत्ता। क्वेश्चन नंबर 60, आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, आपको 100% काफ़ी फायदा, काफ़ी लाभ मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए 60 का है, निम्नलिखित में से कहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं है। मतलब कि इस 4 ऑप्शन में कहाँ पे उपराज्यपाल का पद नहीं है, यानी कि चारों का चारों केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूटी है। तो इस निम्न चारों यूटी में कहाँ पे उपराज्यपाल का पद नहीं है, एक बताइए। 60 का आंसर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में उपराज्यपाल का पद नहीं है। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है। 61 का आंसर दीजिए। 61 का आंसर होगा
डी राष्ट्रपति। आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को धाराशाही करते हैं हम और आप दोनों मिलकर। चलिए आगे चलेंगे और इसी तरह सभी क्वेश्चन का जवाब देंगे। एडोटेरिया स्पेशल सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 यदि आपको आप सब नहीं देखे हैं तो सेट नंबर 1 देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां पे आपको सेट नंबर 1 का लिंक दिया हुआ है और वहां उसे भी विजिट करें और सेट नंबर 1 भी देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन कराया गया है। और वीडियो को शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए 62 पे चलते हैं बिना समय गवाए। 62 में है आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है। 62 का जवाब दीजिए आप सभी। 62 का असत्य कौन है तो बी हो जाएगा। राष्ट्रपति आपात के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, ये असत्य है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 63। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। 63 का सी हो जाएगा अनुच्छेद 32। चलिए 64 का डिस्कशन करते हैं और क्वेश्चन का जो है समाधान करते हैं। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था। 64 का आंसर दीजिए आप सभी फटाफट। 64 का आंसर होगा डी। 64 का आंसर डी 1959। चलिए पंचायती राज का शुभारंभ 1959 में हुआ था। चलिए 65 ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 64 का पंचायती राज का शुभारंभ जो है 1959 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65। किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित किया गया। 65 का आंसर दीजिए आप सभी। 65 का हो जाएगा ए 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल को प्रतिबंध किया गया। 66 का आंसर दीजिए फटाफट। 66 का क्या होगा। मुद्रा पूर्ति की किस अवधारणा को संकुचित मुद्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा ए M1। 67 न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किस संस्था द्वारा की जाती है। 67 का आंसर होगा सी कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का जवाब दीजिए आप सब। क्वेश्चन नंबर 68। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और डिस्कशन होके धज्जी उड़ रहा है। चलिए 69 का जवाब दीजिए आप सब। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। विनिवेश कमीशन के प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है आपसे, आप उनका नाम बताइए। इनका आंसर हो जाएगा ए जीवी रामकृष्णन। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है जिस बजट में सरकार की कुल आय एवं कुल व्यय बराबर
रखते हैं उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, जिस बजट में सरकार की कुल आय और कुल व्यय बराबर होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। 70 का सी, संतुलित बजट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का धाराशाही उड़ाते हैं। चलिए आगे हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार दरोगा मेंस स्पेशल सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके सामने चल रहा है। सेट नंबर 1 देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सेट नंबर 1 का लिंक दिया गया है, आप उसे जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। वाह, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। 71 का आंसर हो जाएगा ए, कनाडा। 71 का आंसर हो जाएगा ए, कनाडा। चलिए इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और 72 के बारे में कुछ जानेंगे। चलिए 72 का आंसर दीजिए आप लोग। 72 का क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है। प्रथम महिला प्रमुख का नाम 72 का आंसर होगा सी, माधवीपुरी सी। 73 क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते देखते हम सब 73 तक आ चुके हैं। अब कुछ और क्वेश्चन आपके सामने आने को शेष है, इसीलिए आप सब भागे नहीं, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखें और हमारे साथ डिस्कशन में अंत तक बने रहे। आपको गारंटी के साथ काफ़ी फायदा पहुंचने वाला है। 73 का है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एम पार्किंग ऐप को जारी किया गया है। चलिए फटाफट बताइए किस मंत्रालय द्वारा एम पार्किंग ऐप को जारी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। चलिए 74, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में तथा भारत में क्रमशः वनावरण का प्रतिशत क्या है। बिहार और भारत का प्रतिशत आपको बताना है। तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, 7.84% बिहार में है और भारत में है 21.71%। आगे चलते हैं, इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को धाराशाही करते हैं हम और आप मिलकर। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार बजट 2022-23 को मुख्यतः कितने मुख्य सूत्रों में विभाजित कर पेश किया गया है। यानी कि बिहार बजट जो है 22-23 को मुख्यतः कितने मुख्य सूत्रों में विभाजित कर पेश किया गया है। तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, 6। चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि 76 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाने वाला करंट अफेयर का यह ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष और महिला को जीता। तो इसमें क्वेश्चन है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो 76 का आंसर हो जाएगा ए, एशले बार्टी। 76 का सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब है 77, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो ओपेक का मुख्यालय हो जाएगा 77 का आंसर हो जाएगा ए, वियना। ओपेक का मुख्यालय वियना। चलिए आगे चलते इसी तरह और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को धाराशाही करने का प्रयास करते हैं। 78 का है CITES
यानी कि CITES किससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो 78 का जवाब आप सब दीजिए। 78 का आंसर हो जाएगा डी। 78 का हो जाएगा डी, लुप्त प्रायः पौधों और जानवरों का संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 78 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CITES किससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है? तो लुप्त प्रायः पौधे और जानवरों का संरक्षण। तो इसी तरह अपने क्वेश्चन पे आगे चलेंगे और आपके सामने एक नया क्वेश्चन 79, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोल्फ। वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और इनका जवाब आप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 का जवाब दीजिए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। दोस्तों इसका आंसर तो आप ही दीजिएगा कि 80 का आंसर क्या होगा। आप हमें कमेंट में मैसेज करें 80 का आंसर क्या होगा। 80 लिख के ऑप्शन टाइप करके हमें मैसेज अवश्य करें। तो दोस्तों आपको 80 का आंसर आप हमें मैसेज में अवश्य बताएं। चलिए दोस्तों आगे जो है दोस्तों, आगे मैथ है, मैथ और रीजनिंग है। 80 जो है GK GS करेंट मिला के रहता है और 20 मैथ और रीजनिंग रहता है, जिनका डिस्कशन हम नहीं कराएंगे। हम सिर्फ 80 नंबर का डिस्कशन कराते हैं, जिनमें आपको GK GS टोटल रहता है 80 में, करेंट प्लस करेंट भी रहता है, इसका डिस्कशन कराते हैं। दोस्तों 80 में आप अपना नेगेटिव काट के हमें अपना रो स्कोर अवश्य बताइए। और 80 का क्वेश्चन है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। इनका जवाब आप हमें मैसेज में बताना ना भूलें। दोस्तों आज की वीडियो में आज का जो सेट डिस्कशन हो गया दोस्तों, कल मैं एक नया सेट नंबर 3 एडोटेरिया का सेट नंबर 3 लेके आऊँगा और उनका भी फुली डिस्कशन आपके सामने करूँगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें। इसी तरह हमारा डिस्कशन हमारा मेहनत के द्वारा हम दोनों के मेहनत के द्वारा यदि आपका एग्ज़ाम निकल रहा है, इनसे बढ़ के और कुछ नहीं है। दोस्तों यदि आपको इसी तरह आगाम आपके एग्ज़ाम तक आपको दरोगा का सिर्फ प्रैक्टिस करना है, दरोगा मेंस का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें। आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पर डे एक सेट डिस्कशन कराया जाता है हमारे चैनल के तहत, इसीलिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।